प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बयाना। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि पवन किस प्रकार अपने निक्षेपण कार्यों में सफल होती है और निक्षेपण कार्यों के दौरान कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं। तो इस वीडियो में जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इमेजेज आपको देखने को मिल रही हैं कि जैसे आप देख सकते हो सीप स्तूप, ये बरखान है और इसके बाद ये जो बालुका स्तूप हैं उनके बीच में बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं, इसके अतिरिक्त कुछ जलयुक्त और जल और पवन युक्त कुछ स्थलाकृतियाँ बनती हैं जिनमें आपका चापिलेया है, बजादा है, बालसन है, पेडिमेंट है। ये कुछ स्थलाकृतियाँ हैं जिनके संदर्भ में आज हम समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पवन के अपर्दन संबंधी कार्यों के संदर्भ में हम इससे पूर्व वीडियो के माध्यम से समझा चुके हैं कि पवन के अपर्दन के फलस्वरूप कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। अब इस वीडियो में हम पवन के एक तीसरा जो स्टेप है, परिवहन के पश्चात निक्षेप का जो क्रिया है, उसके फलस्वरूप जो कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं उस संदर्भ में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो निक्षेपण कार्य जो है उसमें हमें देखेंगे कि पवन का जो निक्षेपण कार्य है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस कार्य द्वारा बालुका स्तूपों तथा लोयस जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का निर्माण होता है। लोयस का नाम आपने सुना होगा। और जब पवन तीव्र वेग से चलती है तो अपने साथ भारी मात्रा में और बालू मिट्टी लिए हुए चलती है। जैसे तीव्र वेग से चल रही है तो अपने साथ भारी मात्रा में और बालू रेत उठाकर चलती है। जैसे ही कोई अवरोध उत्पन्न होता है, माना कि यहाँ कोई झाड़ी पेड़ है, तो यहाँ ये टकराती है और भारी मात्रा में रेत गाद मलबा इकट्ठा करती जाती है और धीरे धीरे ये एक बालुका स्तूप या सैंड ड्यून्स का निर्माण हो जाता है। तो पवन मार्ग में जब कोई अवरोध उत्पन्न होता है, चाहे वो वन है, झाड़ी है अथवा कोई मानव निर्मित कोई सांस्कृतिक स्थल रूप है, तो ऐसी स्थिति में वो अवरोध और उस पवन मार्ग को रोक देता है और पवन के साथ चलने वाली जो बालू मिट्टी है उसका निक्षेप होते होते और एक विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। उनमें से ही है हम जो पढ़ रहे हैं वो है बालुका स्तूप। बालुका स्तूप का नाम आपने सुना होगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ये किसी भी जो मरुस्थल एरिया होता है उसमें काफ़ी प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध स्थलाकृतियाँ होती हैं। इसमें हमें देखने को मिलेगा कि पवन द्वारा जब बालू मिट्टी को ले जाया जाता है तो निक्षेप से जो निर्मित होते हैं उनको बालू का स्तूप कहते हैं। और इन स्तूपों का जो आकार है, स्वरूप है, उसमें पर्याप्त अंतर मिलता है। जैसे ये इस ढंग से बन सकते हैं, इस ढंग से भी बन सकते हैं आदि। तो इसी संदर्भ में अब आपको देखने को मिलेगा कि बालुका जो स्तूप हैं वो यहाँ इसे इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के अर्धचंद्राकार प्रकार के बालुका स्तूप मिलते हैं, इनको सीप भी बोला जाता है। और इसी प्रकार एक ये बालुका स्तूप है जिसको हम बरखान बोल रहे हैं, ये बरखान है। तो इनके संदर्भ में हम पढ़ने को मिलेगा इस वीडियो में, लेकिन हमें ये समझना होगा कि बालुका स्तूपों के निर्माण में जो प्रमुख जो भूमिका है वो है कि पवन का वेग, और पवन का वेग के अतिरिक्त बालू मिट्टी की कितनी अधिकता है, रेत की अधिकता भी होनी चाहिए। कोई अवरोध होना चाहिए, ये भी बहुत आवश्यक है। अवरोध ना होने की स्थिति में और बालू मृदा या बालू रेत पवन के साथ आगे तक उड़ती चली जाएगी और निर्माण के लिए कोई उचित स्थान होना चाहिए। ये कुछ आवश्यक दशाएं हैं किसी भी बालुका स्तूप निर्माण की। तो हमें इसमें ये देखने को मिलेगा कि जो रेत की अधिकता है वो बहुत ज़रूरी है। यदि रेत ही नहीं होगी या रेत कम होगी तो बालुका स्तूपों का निर्माण शीघ्र नहीं हो पाएगा और ज़्यादा ऊंचा भी नहीं हो पाएगा। तो बालुका स्तूपों की जो ऊंचाई है अथवा उनकी शीघ्रता से निर्माण की जो विधि है या कार्यविधि है वो तभी हो पाती है जब उसमें रेत की अधिकता होती है। प्रचुर मात्रा में रेत होनी चाहिए, शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र होता है।
तो इसके बाद पवन वेग तीव्र होना चाहिए, तीव्र पवन वेग होगा, यानी तीव्र पवन वेग होना चाहिए, पवन वेग होना चाहिए, क्योंकि पवन वेग जब तीव्र होगी तो अपने साथ भारी मात्रा में बालू मिट्टी को एक स्थान से और दूसरे स्थान की ओर उड़ा पाएगी। मंद गति वाली पवन है वो अपने साथ बालू रेत को बहुत अधिक मात्रा में ले नहीं जा पाएगी, यानी परिवहन नहीं कर पाएगी। परिवहन यदि करना है तो तीव्र गति होनी चाहिए पवन की। इसके बाद आवश्यक है कि रास्ते में कोई अवरोध होना चाहिए, जैसे अभी मैंने बताया ये पवन है तो रास्ते में या तो कोई झाड़ी हो, वृक्ष हो अथवा कोई मकान हो सकता है, कुछ भी अवरोध होना चाहिए ताकि रेत उससे टकराए और वो धीरे धीरे उस दिशा में निक्षेपित होते होते और एक बड़ा टीला टिब्बा बन जाए, और ऐसी स्थिति में हम उसको बालू रेत का टीला अथवा सैंड ड्यून्स बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। अब हम ये देखेंगे कि बालुका स्तूपों का स्थानांतरण भी होता रहता है। जैसे माना कि एक बालुका स्तूप इस रेत के माध्यम से यहाँ बन जाता है तो रेत धीरे धीरे रेत की मात्रा चलती रहती है और पवन की तीव्रता भी चलती रहती है, तो ये आगे बढ़ता जाता है, इस ढंग से आगे बढ़ता भी जा सकता है। तो इस प्रकार पवन के द्वारा यदि तीव्र गति की पवन है तो ये वायु की दिशा रहेगी तो वायु बालुका स्तूपों का स्थानांतरण भी हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि जो कुछ प्रकार के जो बालुका स्तूप हैं जिनको विभिन्न नामों से जाना जाता है, तो अब उसमें देखेंगे कि सीप स्तूप जो आपके इस इमेज में आपको दिख रहे हैं कि ये पवन की दिशा में उसके समानांतर निर्मित होते हैं, और इसमें हम ये देखेंगे कि लंबे जो स्तूपों को पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य स्तूप कहा जाता है, और स्तूप का जो पवन उन्मुखी ढाल है वो मंद होता है। इसी प्रकार हम दूसरा जो पढ़ेंगे वो बरखान पढ़ेंगे। ये बरखान है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राय प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ये पूछने को मिलता है। तो बरखान में हमें देखेंगे कि बरखान या बरखान बोलते हैं इसको, ये अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों के विशिष्ट रूप हैं और इनका आकार एक चापाकार होता है। आप ये देख रहे हैं ये चापाकार है, तो इस प्रकार ये चापाकार रूप इनका होता है। और ये ज़्यादातर तुर्किस्तान में अधिक संख्या मिलते हैं। यहाँ पर जहाँ पर शुष्कता अधिक होती है, तीव्र गति की पवन होती है, तो बरखान मुख्य रूप से प्रचलित पवन के अनुप्रस्थ दिशा अर्थात समकोण पर निर्मित होते हैं, और इनका जो पवन उन्मुखी ढाल उत्तल और पवन विमुखी ढाल अवतल होता है। तो ये पवन इधर से आ रही है इसमें, और ये उत्तल भाग है इसका। और अब आप आगे देखिए, इनके शिखर की ओर पूर्ण विकसित दो सींग होते हैं। ये सींग हैं, इसके दो सींग हैं शिखर की ओर, और जो कि पवन के चलने की दिशा में निकलती रहती है। पवन इस ढंग से इस दिशा में चलती है और धीरे धीरे ये यहाँ इकट्ठा होता जाता है, और जब एक साथ यहाँ से गर्तनुमा स्थिति यहाँ पवन उड़ा दी जाता है और ये सींग निर्मित होते जाते हैं, ये आगे बढ़ते जाते हैं। इसका निर्माण है वो उस समय होता है जब रेत की आपूर्ति तथा पवन का वेग दोनों सामान्य होने चाहिए, और ये प्रचलित पवन द्वारा तथा भंवर द्वारा बरखान का शीर्ष भाग पवन की दिशा में दो नुकीले शीर्ष विकसित करता जाता है, बढ़ाता जाता है। इस प्रकार हमें ये पवन के ये रूप बरखान के रूप में देखने को मिलता है। एक और पवन का जो रूप है वो है लोयस। लोयस मृदा ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है, बालू रेती होती है, और पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जो जमाव है वो लोयस का मैदान कहलाता है। और जिसे चीन में पीली मृदा वाला लोयस का मैदान बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक जर्मन विद्वान था रिक्टोफोन, और उसने उत्तरी पश्चिमी चीन का जब अध्ययन किया तो वहाँ उसने लोयस के जो जमाव देखे और उसका नाम उन्होंने लोयस दिया। तो इस प्रकार हमें देख रहे हैं कि ये जो इमेज है उसमें हमें ये सैंड ड्यून्स जो इन दिशाओं में बनाए जाते हैं पवन के द्वारा, उनके बीच का जो रास्ता है जहाँ से ऊँट आदि निकलते हैं उनको गासी बोलते हैं। गासी आपको ये नाम आपको यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम ऐसे क्षेत्रों को पढ़ेंगे जिनमें कि जल का सम्मिलन भी होता है पवन के साथ। तो
जल निर्मित स्थलाकृतियाँ मरुस्थल के में उत्पन्न होती हैं और बनाई जाती हैं। ये अर्धशुष्क तथा शुष्क उष्ण मरुस्थलीय भागों में होती हैं और शैलों के यांत्रिक विघटन अथवा जलीय अपरदन द्वारा ये स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। अब हम इनमें देखेंगे उत्कात स्थलाकृति। पहली है उत्कात स्थलाकृति, उत्कात इन बेडलैंड टोपोग्राफी, और ये अर्धशुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में होती है और परतदार शैलों में ये प्राय होती है। परतदार यानी कि जो लेयर दर लेयर इस ढंग से होती हैं, परतदार शैलों में इस प्रकार की और स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। ऐसे में वहाँ पर जब असमयिक वर्षा हो जाती है और जब छोटी छोटी जलधाराएं बन जाती हैं और इनके द्वारा अपरदन के कारण और ये इस प्रकार के खड़ जो हैं रेवैंस हैं अथवा गहरी घाटियाँ वो बन जाती हैं और इनको उबड़ खाबड़ कटक बन जाते हैं। इस प्रकार परत दर परत निकलती जाती हैं। जैसे कि हमें देखेंगे कि यदि परतदार चट्टानें इस ढंग से हैं और असमयिक वर्षा हो गई, वर्षा होने की स्थिति में जो ये चट्टानें गर्म थी इस मरुस्थल में, वो अकस्मात इनकी बरसात के होने पर चटकने लगती हैं और धीरे धीरे पवन के द्वारा ये उखाड़ती जाती हैं और ये धीरे धीरे सीट एरोशन या अपरदन इस प्रकार का हो जाता है कि माना कि सीट उखड़ रही है, तो उत्कात स्थलाकृतियाँ इस ढंग की बनती हैं। प्लेया दूसरा हम देखेंगे, जैसे मानचित्र में इसमें इमेज में दिखा रखा है, ये प्लेया है और प्लेया एक प्रकार की झील होती है और ये बाल्सन से घिरी होती है। ये बाल्सन एरिया है, बाल्सन ये एरिया है बाल्सन, और ये बीच का जो भाग है वो आपका प्लेया कहलाएगा। ये प्लेया बाल्सन, इसके दोनों तरफ बाल्सन होता है। तो ये चारों तरफ से छोटी छोटी नदियाँ जो निकल कर बाल्सन में जाती हैं और उनसे धीरे धीरे पानी प्लेया में पहुँचता है और धीरे धीरे ये सूख जाती हैं, इसमें खार जमता जाता है। लेकिन बरसात के दौरान इनमें पानी भर जाने से छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं, इनको प्लेया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम दूसरा लेंगे बजादा। बजादा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है बजादा, और बजादा में हम देखेंगे ये जो क्षेत्र है वो प्लेया तथा पर्वतीय अग्रभाग के मंद ढाल वाले मैदानों में होता है। इन पर्वत का जो अग्रभाग है वो ये है और ये प्लेया, इन दोनों के बीच का जो भाग है वो बजादा के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण मलबा के निक्षेप द्वारा होता है। जब मलबा इस पर्वत से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ जमा होता जाता है और बजादा का निर्माण होता है। ऊपरी भाग पेडिमेंट कहलाता है ये, और बजादा का जो निर्माण है वो पेडिमेंट के नीचे तथा प्लेया किनारे पर जलोढ़ पंखों के मिलने से होता है। यानी कि इस पर्वत जो श्रृंखला है पेडिमेंट है, इससे जब धीरे धीरे अपरदन के फलस्वरूप यहाँ इस प्लेया की तटीय क्षेत्र में और मृदा का जमाव होता है तो वो एक जलोढ़ पंख के रूप में होता है, जलोढ़ पंख के रूप में, और वो बजादा कहलाता है। इस प्रकार हम पेडिमेंट भी पढ़ेंगे और पेडिमेंट पर्वतीय अग्रभाग तथा बजादा के मध्य का जो भाग होता है ये पर्वत का अग्रभाग है और ये बजादा है, तो इनका मध्य का जो भाग है ये एरिया बीच वाला ये पेडिमेंट कहलाता है। और ये अपरदन शैल सतह वाले सामान्य ढाल भाग होते हैं जो यहाँ से पर्वतीय क्षेत्रों से नदियाँ के द्वारा और ये अपरदित किए हुए भाग होते हैं, इसलिए ये समतल क्षेत्र जैसे हो जाते हैं, पेडिमेंट कहलाते हैं। तो शैल, इस नग्न शैल वाली जो चट्टानें होती हैं वो कई किलोमीटर तक इनका विस्तार होता है और पेडिमेंट का जो निर्माण है अपक्षय तथा सरता अपरदन द्वारा विभिन्न संरचना वाली चट्टानों के काटे जाने से होता है। एक प्रकार से अपरदन के फलस्वरूप उत्पन्न स्थलाकृति है पेडिमेंट। ये पेडिमेंट जो बजादा और पर्वतीय भाग के मध्य होती है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में और पवन के निक्षेप से निर्मित और स्थलाकृतियों को पढ़ा, साथ में जो बाद में बाल्सन, पेडिमेंट, बजादा, प्लेया जो पढ़ी उनमें पवन के साथ साथ जल का भी सम्मिलन होता है और फलस्वरूप ये कुछ जो प्लेया, बजादा, पेडिमेंट, बाल्सन हैं इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। अगले वीडियो में हम एक नए और अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।